थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स दो टाइप के होते हैं, एडिशन थ्योरम और दूसरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन थ्योरम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जब स्वतंत्र घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो गुणन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। दो अलग अलग इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं, उनके एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज किया जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र घटना की अलग अलग प्रायिकता ज्ञात करके उसका गुणनफल करना ही गुणन प्रमेय कहलाता है। दोनों घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट घटनाएं, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी। अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के पश्चात उनको मल्टीपल किया जाता है, यही गुणन प्रमेय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब इसमें भी दो प्रकार की घटनाएं हो सकती है, स्वतंत्र घटनाएं और आश्रित घटनाएं। दोनों ही प्रकार की घटनाओं में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से किस प्रकार हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। पहला है स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यदि एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित होने पर नहीं पड़े, अर्थात जब घटनाओं पर पारस्परिक प्रभाव शून्य जीरो होता है, तो ऐसी घटनाओं को हम स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। दो अलग अलग घटनाएं, एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं होता है तो वो घटनाएं क्या कहलाती है? स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। जैसे x घटना का घटना y पर और y घटना का घटना x पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोनों x और y घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जो फॉर्मूला रहेगा वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। इसी प्रकार तीन घटनाएं हैं, उनके टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b एंड c इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ c। इस फॉर्मूले से हम तीनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है आश्रित घटनाएं, डिपेंडेंट इवेंट्स। जब दी गई घटनाओं में से किसी घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर होता है तो ऐसी स्थिति में वो घटनाएं आश्रित घटनाएं कहलाती है। दो घटनाएं हैं, एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर अगर होता है तो वो घटनाएं दोनों क्या कहलाएगी? आश्रित घटनाएं कहलाएगी, डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। जैसे ताश की गड्डी में से एक एक करके दो पत्ते निकाले जाते हैं। पहली बार निकाला गया पत्ता ताश की गड्डी में वापस नहीं रखते हैं, तो ये घटना कैसी कहलाएगी? आश्रित घटनाएं कहलाएगी। दूसरे जो पत्ता दूसरी बार ड्रॉ करेंगे पत्ता हम, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उस पर पहले वाली का प्रभाव पड़ेगा। अब आश्रित घटनाओं के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में? इसमें भी फॉर्मूला वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अगर तीन घटनाएं हैं, आश्रित घटनाएं हैं, उनके क्या कैलकुलेट करनी है हमें प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ c। इस फॉर्मूले से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है
सांख्यिकी का एक प्रश्न PQR 3 छात्रों को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके हल करने के अवसर P के लिए हैं 1/3, Q के लिए 1/4, R के लिए 2/5। ये उनकी अवसर हैं उनके हल करने के। अब हम देखें कि तीनों द्वारा अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो उस प्रश्न के हल किए जाने की क्या प्रायिकता होगी। 3 छात्र हैं, तीनों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तीनों की अलग अलग कैपेसिटी है। P का चांस है 1/3, Q का चांस है 2/4 और 3 का चांस है 2/5। अब अगर तीनों मिलके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी क्या प्रायिकता होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। सबसे पहले है P के प्रश्न न हल करने की प्रायिकता। प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/3 है, तो नहीं करने की प्रायिकता होगी 1 - 1/3, 2/3। P के प्रश्न हल नहीं करने की संभावना होगी 2/3। इसी प्रकार Q के प्रश्न हल न करने की प्रायिकता होगी 1 - 1/4 = 3/4। इसी प्रकार R के प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता होगी 1 - 2/5 = 3/5। ये तीनों के अलग अलग हमने प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता कैलकुलेट कर ली है। उनके हल करने की जो प्रायिकता थी उसको एक में से घटाकर हमने प्रश्न हल नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली है। अब तीनों में से कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। जो हमने अलग अलग इनकी कैलकुलेट की है प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता, उसका मल्टीपल कर लेंगे हम 2/3 × 3/4 × 3/5 = 3/10। यह तीनों में से कोई भी प्रश्न हल नहीं करे, इसकी प्रायिकता ये हो गई 3/10। अब तीनों के प्रश्न हल करने की संभावना क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम एक में से इनके प्रश्न हल नहीं करने की प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे। तो तीनों के प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1 - 3/10 = 7/10। तो तीनों के प्रश्न हल करने की प्रायिकता रहेगी 7/10। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 पासे 2 पासे 3 बार फेंके जाते हैं। क्या संभावना है कि पहली बार फेंकने पर 10 का जोड़, दूसरी बार फेंकने पर 11 और तीसरी बार पासा फेंकने पर 12 का जोड़ आएगा। मतलब 2 डाइस है, उनको 3 बार फेंका गया है, रोल किया गया है। तो उनकी क्या संभावना है कि उनके फेंकने पर जो परिणाम रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे उनका टोटल 10 होगा, दूसरी बार फेंकने पर 11 होगा और तीसरी बार फेंकने पर 12 होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम इनकी प्रायिकता कैलकुलेट करेंगे। 2 पासे जब हम एक साथ रोल करेंगे और 3 बार रोल करना है हमें, तो उनके टोटल कितने घटनाएं मिलेगी हमें। टोटल इवेंट्स हो जाएंगे 36, क्योंकि 6 कोई भी साइड से 6 साइड वाला है तो 6 में से कुछ भी आ सकता है। 6 हो गया और 3 बार करेंगे तो एक पासे से हमें 18 परिणाम प्राप्त होंगे और 2 पासे एक साथ फेंकने पर हमें 36 परिणाम टोटल प्राप्त होंगे। 2 पासे 3 बार जब हम फेंकेंगे तो हमें 36 परिणाम प्राप्त होंगे। तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 36 हो गए। अब पहली बार 10 का जोड़ आने की प्रायिकता कितनी होगी। अगर मान लीजिए पहले में 4 आया, दूसरे में 6 आया, पहले में 5 आया, दूसरे में 5 आया, पहले में 6 आया, दूसरे में 4 आया, तो 3 प्रकार के इवेंट ऐसे हो जाएंगे कि जिनका टोटल 10 हो सकता है। तो 10 आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3 इवेंट फेवरेबल है इसके, 3/36। इसी प्रकार दूसरी बार 11 का टोटल आने की संभावना रहेगी। मान लीजिए पहले में 5 आया,
और दूसरे में 6 आया, पहले में 6 आया, दूसरे में 5 आया, तो इसकी टोटल फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? 2। और टोटल इवेंट कितने हैं? 36। 36 में 2 बार ऐसे हो सकता है कि 11 का टोटल आए। इसी प्रकार 12 का टोटल आने की प्रायिकता तभी होगी जब 6 साइड आए। तो एक ही बार हो सकता है कि पहले में 6 आया, दूसरे में 6 आया, तभी 12 का टोटल आ सकता है। तो इसकी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? 1 हो गई। और टोटल इवेंट हमने पहले कैलकुलेट किए थे 36। तो 12 का टोटल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/36। तो इस प्रकार हमने 10 का टोटल आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। 3 इवेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें 10 हो सकता है, तो 3/36। और 11 का टोटल आने की प्रोबेबिलिटी 2 बार है केवल, तो 2/36। 12 की आने की संभावना केवल 1 बार है, तो 1/36। यह इन सब के आने की प्रायिकता हो गई। तो अब ये कह रहे हैं कि तीनों के घटनाओं की संयुक्त प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इस क्रम में तीनों घटनाओं के घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम क्या करते हैं? तीनों की जो प्रायिकता है उसको मल्टीपल कर लेते हैं। 10 की प्रायिकता 3/36 इंटू 11 की प्रायिकता है 2/36 इंटू 12 की जो प्रोबेबिलिटी है 1/36, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आएगा 1/7776। ये इसका आंसर रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/7776। तो इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या करते हैं? अलग अलग घटनाओं की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं।